फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। तो पहला क्या है, अ स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर एंड बैक। तो यानी ये एक रिवर के एक किनारे पर जाकर के दोबारा से फिर वापस आ जाता है और इसी प्रोसेस को ये रिपीट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है वो रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन, सो यस द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। सेकंड क्या है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। तो जब आप एक बार मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ये बार बार कुछ इस तरीके से ही मोशन करता रहेगा, है ना। यानी कि ये भी एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। व्हेन बार मैग्नेट रिलीज्ड द मैग्नेट ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स मीन, यानी कि नॉर्थ साउथ पोजीशन वाली ये वाली जो पोजीशन थी इसकी नॉर्थ साउथ, इसके अबाउट ये ऑक्सीलेट करता रहेगा। सो मोशन रिपीट्स आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल्स, हैंस इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। यानी सेकंड भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। थर्ड क्या है, अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो देखिए जब रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स जो है ना रिटर्न्स टू द सेम ओरिएंटेशन आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, तो ये भी क्या होगी, एक पीरियोडिक मोशन ही होगी। यानी पीरियोडिक मोशन को आपको समझना है बच्चों, पीरियोडिक मोशन क्या है, ऐसी कोई भी मोशन जिसमें एक टाइम इंटरवल के बाद बार बार जो है ना मोशन रिपीट हो रही हो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जो डी पार्ट है वो क्या है, एन एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, यानी कि एक एरो जो है ना वो बो से आपने छोड़ दिया तो ये तो क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और बाद में आके रखे रुक जाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा मोशन को, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसमें आपको बताना है कि बताइए कौन सा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को या फिर रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए ए पार्ट क्या है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो देखिए जो रोटेशन ऑफ अर्थ है अपनी एक्सिस के अबाउट वो पीरियोडिक तो है बट एसएचएम नहीं है। ऐसा क्यों है, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। सो हर 24 घंटे के बाद वो अपनी जो मोशन है रिपीट करती है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। बट हाउएवर देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हैंस इट इज नॉट एसएचएम। बी पार्ट है, मोशन ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग मरकरी कॉलम इन यूट्यूब मैनोमीटर। देखिए यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जिससे आप किसी भी जगह का प्रेशर मेजर कर सकते हो। कुछ इस तरह का यूट्यूब यू शेप का होता है और इसमें मरकरी भरा रहता है कुछ ऐसे। तो यहाँ जब आप मरकरी को थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से अपने ये जो जनरल लेवल है इसके ऊपर ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो ये इसकी मोशन पूछ रहा है कैसी होगी। सो ये नियरली एसएचएम है। ऐसा क्यों है, when mercury is displaced a restoring force acts to bring it back to the mean level। ठीक है, तो जब जैसे ही नीचे की तरफ आप क्या करोगे, इसको डिस्प्लेस करोगे तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ और ऊपर से फिर ग्रेविटेशन लगेगा नीचे की तरफ, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लगता है जिसकी वजह से ये ऑक्सीलेटिंग मोशन करती है। सो द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर द मोशन ऑफ दिस मर्करी लेवल नियरली एसएचएम। ओके, थर्ड आपसे क्या बोल रहे, देखिए मोशन ऑफ अ बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व बॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो एक बॉल के अंदर, एक ऐसे बॉल के अंदर, तो आप इसको यहाँ ले जा करके जब छोड़ दोगे तो ये कुछ इस तरीके से क्या करेगी, मूव करेगी, है ना। तो इसमें भी देखिए क्या है, यहाँ पे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो जो नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा इसको, फिर जब ये यहाँ आ जाएगी तो यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो नीचे की तरफ लाएगा इसको। यानी इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी ये भी क्या होगी, नियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। डी पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, जनरल वाइब्रेशन ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो भी क्या होती है, नियरली एसएचएम होती है बच्चों। क्यों, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल वाइब्रेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर स्मॉल वाइब्रेशन द रिस्टोरिंग फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल। तो इसलिए ये भी क्या होगा, नियरली एसएचएम होगा। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कुछ 4 फिगर दे रखी हैं और आपसे बोल रहा है विच ऑफ द प्लॉट्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन।
व्हाट इज द पीरियड, टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है ऑफ मोशन। तो जो पहला देखिए ये डायग्राम है, इसमें आप ये देख रहे हैं एक्स वर्सेस टी डायग्राम में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बढ़ रहा है। यानी ये पीरियोडिक मोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है। सो इट इज़ नॉट अ पीरियोडिक मोशन। और जो मोशन पीरियोडिक नहीं होती है उनका जो टाइम पीरियड है वो नॉट डिफाइन होता है। दूसरा जो ये ग्राफ दे रखा है, हालांकि ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा शार्प है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये रिपीटेड है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना हर एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। अब कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, अब बहुत ध्यान से देखें। ये 0 है, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2 और यहाँ होगा -3। ऐसे ही 0 यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 3। यानी एक पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है 2 सेकंड में। ठीक है, शुरू करिए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 सेकंड, कितना सेकंड है यहाँ पे 2 सेकंड। ऐसे आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक और फिर ये 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, तो 2 सेकंड हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे, थर्ड पार्ट में आप देखिए ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्लक्चुएशन है वो है तो लग तो ऐसे ही रही है जैसे पीरियोडिक है, लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं है और इसका टाइम पीरियड भी नॉट डिफाइन होगा। अब ये तो सिंपल आपको पीरियोडिक दिख ही रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक्स जो है ना वो टाइम के साथ सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मान लो यहाँ से शुरू करो आप साइकिल, ये हाफ साइकिल हो गई और ये पूरी साइकिल हो गई। कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक, 2 सेकंड। तो यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। कि एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन करते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट SHM, पीरियोडिक मोशन बट नॉट SHM एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। गिव पीरियड ऑफ ईच, यानी टाइम पीरियड भी पूछ रहा है हर एक के लिए। सो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए आपको पता होना चाहिए SHM क्या होता है या SHM के लिए कंडीशन क्या है। जो SHM होगी उसके लिए मस्ट बी ऑफ द x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5 या फिर a cos ओमेगा टी प्लस 5, इस फॉर्म में होनी चाहिए। और पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जो रिपीट होती है आफ्टर एक फिक्स टाइम इंटरवल, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए फॉर पीरियोडिक मोशन एंड SHM। तो देखते हैं 1 बाय 1। ए पार्ट में आपको दे रखा है फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए साइन प्लस बी कॉस थीटा इक्वल होता है आर साइन थीटा माइनस एल्फा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये ध्यान रखना। और आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू √a² प्लस b² से निकालेंगे और अल्फा यहाँ पे फेज डिफरेंस है जिसका tan अल्फा से आप b/a से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करते हैं। इसमें जो a और b है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हमने मान लिया, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए r का वैल्यू जब आप निकालोगे r a² प्लस b² होगा, तो r इज इक्वल टू √1² प्लस -1² जो कि आएगा √2। इसलिए r की जगह यहाँ पे कितना आ गया, √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। अब ये π/4 कहाँ से आया सर, आप यहाँ पर जो tan अल्फा है उसका फॉर्मूला आपने लगाया b/a। b कितना है 1 और a भी कितना है 1, तो tan अल्फा 1 आ गया और 1 वैल्यू tan में किसकी होती है, 45 की होती है। तो tan 45 है ना, यानी अल्फा कितना आ गया 45। तो इसलिए यहाँ पे π/4 यानी 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 जिसका एम्पलीट्यूड है √2 और एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा और टाइम पीरियड है कितना 2π/ω। यानी ये जो फंक्शन है ये SHM भी है और पीरियोडिक भी है। बी पार्ट की बात करते हैं। बी दे रखा है साइन क्यूब ओमेगा टी। इसका भी आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए बच्चों, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। तो ये आइडेंटिटी मैंने लगाया। अब देखिए यहाँ पे ना 2 फेज आ रहे हैं, ओमेगा टी और 3 ओमेगा टी। सो डिस्प्लेसमेंट कंटेन्स मोर देन 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट SHM। इसमें ये SHM नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फेस यानी कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सेम होनी चाहिए थी हर एक फंक्शंस में। और इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड होता है मिनिमम, यहाँ पर जो भी होगा फेस यहाँ पे उसको टाइम पीरियड निकाल देंगे आप। t इज इक्वल टू 2π/ω। मिनिमम यहाँ पे ओमेगा टी है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π/ω। ठीक है,
सी पार्ट में आपको ये वाली इक्वेशन दे रखी है 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी। आप 2 ओमेगा टी को पहले और π/4 को बाद में लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के, और यहाँ पे देखिए ये माइनस आ जाएगा और cos जो है ना माइनस को खा जाता है, तो यानी ये इक्वेशन सीधा आप लिख सकते हैं 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस π/4। अब ये इक्वेशन अगर आप कंपेयर करें इसके साथ तो कंपेयर हो रही है, यानी कि ये SHM भी है और पीरियोडिक भी है। टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड देखिए यहाँ पे 2 ओमेगा टी लिखा है, जहाँ ओमेगा टी लिखा था, तो जहाँ ओमेगा है उसकी जगह क्या लिखेंगे 2 ओमेगा। तो टी का जो फॉर्मूला है 2 π/ओमेगा की जगह क्या आएगा 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड आ गया π/ओमेगा। अब आपको डी जो पार्ट है उसमें दे रखा है cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ भी जो है ना जो फेज है यहाँ पर अलग अलग एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, यानी ये SHM नहीं होगा, हालांकि क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है यानी कि ये रिपीटेड मोशन होगा, इसलिए ये पीरियोडिक मोशन तो है बट ये SHM नहीं है। और इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो सबसे छोटे वाले फेज का लेंगे जो कि ओमेगा टी है, यानी सीधा सीधा आ गया हमारे पास 2 π/ओमेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना ई पार्ट आपको दे रखा है एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए एक्सपोनेंशियल जो होता है ना वो डीके फंक्शंस होते हैं, ये रिपीटिशन नहीं करते हैं, सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली इसमें होगा, तो नॉन पीरियोडिक है और नॉन SHM तो है ये यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसमें 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी इसी तरह का आ गया यहाँ पे फंक्शन, पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है इन टाइम, वैल्यू नेवर रिपीट्स, इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी, सो नो ऑक्सीलेशन होगा, यानी कि ना तो ये पीरियोडिक है और ना ये SHM है। एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे एक कंडीशन दी हुई है, अ पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इस तरीके से एक पार्टिकल जो है ना यहाँ पर O से A तक जाता है 5 सेंटीमीटर और B तक जाता है 5 सेंटीमीटर, और ये इस 10 सेंटीमीटर में सिंपल हार्मोनिक लीनियर वाली कर रहा है। टेक द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B एज पॉजिटिव, यानी अगर पार्टिकल A से B की टेंडेंसी रखता है मोशन की तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। एंड गिव द साइंस ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज। तो आपको कुछ इस तरीके से देयर आर 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस जिसमें आपको बताना है वेलोसिटी एक्सेलरेशन और फोर्स का साइन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले एट द एंड ए एंड पर अगर है कोई भी पार्टिकल, तो यहाँ पर ये O से एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी यानी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, देखिए एट द एंड ए पोजीशन जो है ना वो एक्सट्रीम लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए O से वो कहाँ पर है, मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए O से यहाँ O से वो कहाँ पर है -5 सेंटीमीटर पर है। पार्टिकल टर्न्स बैक, तो पार्टिकल यहाँ पर ये वापस टर्न करेगा, सो v 0 होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना हमेशा O की तरफ होगा चाहे पार्टिकल कहीं भी है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ होता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है कितना है -ω² इंटू एक्स होता है, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ भी -x लिख सकते हो, a जिधर होगा उधर ही क्या होगा फोर्स होगा। ठीक है, सो a यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि पार्टिकल इधर की तरफ चलने वाला है तो a पॉजिटिव होगा, और फोर्स भी यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो a पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव है। एट b की अगर बात करेंगे, b पर देखिए b पर क्या होगा एक्सट्रीम राइट पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो जब आप x का वैल्यू रखोगे जो कि +5 है तो आंसर इज -5, तो a यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, फोर्स भी क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, और जो वेलोसिटी है वो 0 होगा क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, रुक के फिर से यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ आएगा, यानी v का वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन नेगेटिव और फोर्स भी क्या है नेगेटिव है। सी पार्ट क्या है मिड पॉइंट O और गोइंग टुवर्ड्स A, तो ये मिड पॉइंट है और A की तरफ जा रहा है, तो A की तरफ जा रहा है तो B टू A हुई यहाँ पे मोशन, और आपको पॉजिटिव मोशन दे रखी है A टू B, तो B टू A क्या होगी नेगेटिव। सो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी बीच पर, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो ये इधर की तरफ मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो यानी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगा क्योंकि मीन पोजीशन पर है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो A भी 0 है, फोर्स भी 0 होगा,
वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होगी जो कि नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने बताया ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो सी पार्ट है उसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन 0 और फोर्स भी क्या है 0। फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए। तो बी से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है और ए की तरफ जा रहा है, यानी मेन पोजीशन से ये 3 सेंटीमीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया +3, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया +3 सेंटीमीटर। मोशन डायरेक्शन टुवर्ड्स ए है जो कि नेगेटिव होगी, क्योंकि ए टू बी ही पॉजिटिव है और इसमें बन रहा है बी टू ए। सो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स कितना होगा, नेगेटिव होगा ओ की तरफ, और नेगेटिव ही वेलोसिटी हो जाएगी, नेगेटिव ही फोर्स हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव होगा, तीनों नेगेटिव। एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, तो ए से अगर ये 3 सेंटीमीटर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि मीन पोजीशन 5 सेंटीमीटर है। सो फ्रॉम ए -5 सेंटीमीटर मूविंग राइट है, जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -2 बचेगा, क्योंकि ये इस साइड है ना, लेफ्ट साइड। ए से बी जा रहा है तो मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो कितना कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ए जो है ना टुवर्ड्स ओ है तो इसलिए पॉजिटिव होगा, है ना, और वी भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव, और फोर्स तो पॉजिटिव होगा ही, जैसा एक्सेलरेशन वैसे ही फोर्स। लास्ट क्या बोल रखा है, एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, तो बी से 4 सेंटीमीटर अवे है और ए की तरफ जा रहा है, तो बच गया 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मोशन जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड्स ए है ना, तो जो ए हुआ टुवर्ड्स ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, और वी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, ए भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। यानी इसमें देखिए आपके पास ये कुछ इस तरह की 6 कंडीशन बन रही है। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड ए डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम है ये, आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको पता होना चाहिए एसएचएम के लिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के यानी डिस्प्लेसमेंट के, और ए का जो फॉर्मूला होता है एसएचएम में वो -ω² इंटू एक्स होता है। यानी ए जो है ना लीनियर पे डिपेंड करता है, लीनियरली चेंज होता है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होना जरूरी है। सो पहला जो आपको दे रखा है यहाँ पे वो 0.7x दे रखा है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इससे -ω² इंटू एक्स से, तो यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नहीं है वो, यानी कि ये एसएचएम नहीं होगा। दूसरा जो पार्ट है -200x², ये तो देखिए x² ये क्वाड्रेटिक बता रहा है, जबकि ये ए जो है ना एसएचएम में लीनियरली चेंज होता है, तो ये भी एसएचएम नहीं है। सी पार्ट आपको a = -10x दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे x भी है, x की पावर 1 भी है और माइनस साइन भी है, यानी दोनों क्या हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो लीनियर इन x है और नेगेटिव साइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या होगा, एसएचएम होगा। डी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, 100x³। देखिए फिर से यहाँ पे x³ आ गया, x की पावर 1 होता तो सोचते भी x³ है, तो ये भी क्या होगा, नॉट लीनियर है, नॉन रिस्टोरिंग नेचर है, यानी नेगेटिव साइन भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी एसएचएम नहीं है, तो खाली सी पार्ट ही है इसमें एसएचएम है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन xt = a cos ω_t + phi। इफ़ द इनिशियल यानी कि जहाँ पर t का वैल्यू 0 है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज़ 1 सेंटीमीटर एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ओमेगा, यानी x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर और v का वैल्यू ओमेगा है, ठीक है। व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेस एंगल, तो इसका एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेस एंगल पूछा है आपसे। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई रेडियन पर सेकेंड या पाई पर सेकेंड है। इफ इंस्टेड ऑफ द कोसाइन फंक्शन वी चूज द साइन फंक्शन, अगर इसकी जगह साइन फंक्शन लिया जाए टू डिस्क्राइब द एसएचएम लाइक दिस, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेस, तो उसके केस में भी आपको एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेस बताना है। तो आपको एसएचएम का इक्वेशन दिया है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। देखिए जब t 0 होगा तो उस टाइम जो xt में हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इक्वेशन था a cos ω_t, t की जगह 0 रखा और ये फाई, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो खाली बचेगा cos फाई, a cos फाई, और इसका वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास। ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी dx/dt। रख दिया मैंने a cos ω_t + phi, यानी इसका में डिफ्रेंशिएशन करना है, a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल लिखा है ये एंगल में एक ही वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू है, तो इसको अभी तो हम x मान करके कर लेंगे या थीटा मान करके कर लेंगे, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई में फिर से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ओमेगा इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा
और फाई का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे खाली ओमेगा बचेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, माइनस साइन और इंटू ओमेगा जो मैंने अभी आपको बताया, यानी वी टी का वैल्यू आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जब टी 0 है वहां पर कितना वैल्यू आएगा वी का, तो जहां पर टी होगा वहां पे आप 0 रख दीजिए, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की जगह मैंने 0 रख दिया, प्लस फाइव है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये तो 0 हो गया तो साइन फाइव बचा खाली, है ना, तो ये आ गया माइनस ए ओमेगा साइन फाइव। लेकिन इसका जो वैल्यू है यानी वी एट 0 का जो वैल्यू आपको ओमेगा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ओमेगा से कैंसिल आउट हुआ ओमेगा, तो इधर बच गया 1, तो माइनस ए साइन फाइव इज इक्वल टू 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन पहले आपके पास ये थी, ये ए कॉस फाइव इज इक्वल टू 1, तो आपने क्या किया, पहली इक्वेशन का स्क्वायर करके दूसरी इक्वेशन के स्क्वायर में जोड़ दिया। तो पहली इक्वेशन में था ए साइन फाइव, तो ए स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर फाइव हो गया। दूसरी इक्वेशन में ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अब दोनों में देखिए राइट हैंड साइड 1 लिखा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बच्चा साइन स्क्वायर और यहाँ से बच्चा कॉस स्क्वायर, इन दोनों का सम कर कितना होता है 1 होता है। तो यानी यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 या ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये तो आ गया एम्पलीट्यूड। अब अगर आपको इनिशियल फेस निकालना है तो जो दोनों इक्वेशन थी सेकंड और फर्स्ट, इसको आपने डिवाइड कर दिया। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में लिखा था ए साइन फाइव और उसमें लिखा है ए कॉस फाइव, तो ए साइन फाइव डिवाइड बाई ए कॉस फाइव, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड दोनों में 1 लिखा है, तो 1/1 हो गया, तो फाइनल आंसर ये 1 आ गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। साइन बाई कॉस क्या होगा, tan फाइव होगा, ठीक है। अब tan को इधर ले गया, tan इनवर्स -1 आ जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा कितना -π/4। तो जो इनिशियल फेस है वो कितना आ गया, -π/4 आ गया। अब ये सेम वैल्यू देखिए रिपीट हो गई दूसरे फंक्शन के लिए जिसमें आपको साइन दिया हुआ है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जब t 0 है तब b साइन, यहाँ पर अल्फा बचेगा खाली, ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि t का वैल्यू 0 है, तो आपके पास बचेगा b साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब वेलोसिटी का वैल्यू देखिए सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला है, b ओमेगा आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ठीक है। मतलब वी टी को हम ऐसे ही करेंगे ना, डी एक्स बाय डी टी, फिर एक्स का वैल्यू रख दोगे आप b साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, डिवाइड बाई डी टी भी होगा, तो b कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, साइन का क्या होगा कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ओमेगा टी प्लस अल्फा का मल्टीप्लाई में ओमेगा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। जब t 0 है यानी इनिशियल वेलोसिटी, तब हमारे पास ये देखिए t का जगह 0 रख दिया मैंने, तो ये आ गया b ओमेगा कॉस अल्फा। लेकिन इसका वैल्यू तो आपको ओमेगा दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा बराबर b ओमेगा कॉस अल्फा रख दिया मैंने, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, तो b कॉस अल्फा बराबर आ गया 1, ये सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे ही आगे देखो जैसे पहले आया था, तो इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, b स्क्वायर ऐसे ही जैसे पहले स्क्वायर कॉमन लिया था, इस बार b स्क्वायर कॉमन आ गया, इन दोनों का जो सम है वो बचेगा 1, और यहाँ से 1 स्क्वायर 1 कितना आ गया, देखिए b का वैल्यू फिर से कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। लेकिन इस बार जो फेस है वो थोड़ा सा बदल गया, दोनों इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया जैसे पहले किया था ना आपने, तो यहाँ भी कर दिया आपने डिवाइड, b साइन अल्फा डिवाइड बाई b कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, b से b कैंसिल आउट हुआ, तो बच्चा tan अल्फा इज इक्वल टू 1 वैल्यू किस में होता है, tan 5/4 का होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया π/4। हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ स्प्रिंग बैलेंस हैज़ ए स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg, यानी एक स्प्रिंग बैलेंस है। द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस व्हेन डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड ऑक्सीलेट्स विद अ पीरियड ऑफ 0.6 सेकेंड, मतलब आपको टाइम पीरियड दे रखा है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी, तो इस तरीके से एक स्केल है और इसके ऊपर ही आपने एक इस तरह का वेट जो है ना वो इसमें सस्पेंड कर रखा है, उसकी वजह से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर आप उसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ऑक्सीलेशन हो रहा है। स्प्रिंग बैलेंस स्क्रीन रेंज कितनी है, 0 to 50 kg है। लेंथ ऑफ स्केल कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड 0.6 दे रखा है। अब बॉडी सस्पेंडेड एंड ऑक्सीलेट वर्टिकली, तो ये क्या है, वर्टिकल स्प्रिंग SHM बन रहा है, ठीक है, SHM हो रहा है, मतलब एक ही बात को रिपीट कर रहा है ना यहाँ पे, और रिस्टोरिंग फोर्स भी है। अब आपको पता है मैक्सिमम लोड ऑन स्प्रिंग कितना है, ये मास है, मैक्सिमम मास कितना है 50 kg है, तो फोर्स कितना बनेगा, स्प्रिंग फोर्स कितना बनेगा, F इज इक्वल टू mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m का वैल्यू कितना है 50 और g का वैल्यू 9.8 रख दिया, तो आंसर आ गया कितना 490 न्यूटन। अब आपको पता है जो एक्सटेंशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उसमें मैक्सिमम लोड पर या मैक्सिमम फोर्स पर, जो कि है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 करके आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.2 मीटर आ गया। हमें पता है क्या है, F इज इक्वल टू KX होता है, क्योंकि F जो होता है ना
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के एक्स, के का वैल्यू निकालना है तो एक्स को मैंने डिवाइड में भी भेज दिया, तो मेरे पास आ गया 490 डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू कितना है 0.2। इसको यहाँ डेसिमल हटाया, लिख दिया 0। अब यहाँ से इसको कट किया तो आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आपसे मास भी पूछ रहा है इसमें, तो मैंने टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लगाया, 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, 2 पाई को डिवाइड में भेज दिया तो टी पाई बाई 2 टी डिवाइड बाई 2 पाई आ गया। इस अंडर रूट का हटा के इधर स्क्वायर लगा दिया तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और के को साथ में इधर भेज दिया तो इंटू के हो गया। ये आ गया मेरे पास एम का वैल्यू रखा मैंने 2450 इंटू टाइम पीरियड कितना है 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये के का वैल्यू था, डिवाइड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.4 इंटू 3.4 हो जाएगा। 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.36, और इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया तीनों का तो आ गया 39.48। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरे को तो आंसर आएगा 22.3 kg। लेकिन आपको तो वेट बताना था ना, तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है, तो 22.3 इंटू 9.8 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 218 न्यूटन आ गया मेरे पास। हैविंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर, जैसे कि आपके डायग्राम में दिया हुआ है, इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एज शोन इन फिगर, अ मास ऑफ 3 kg इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। यानी ये जो मास दे रखा है ना यहाँ पे, ये कितना है 3 kg है। ठीक है, द मास इज देन पुल्ड साइडवेज टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब अब आपने क्या किया, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से इसको यहाँ तक पुल कर दिया, तो यानी ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। कितना आपने एक्सटेंड किया है 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया है यहाँ से यहाँ तक, एंड रिलीज, और इसको छोड़ दिया गया। तो जब आप इसको छोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा ये दोनों साइड, यानी ये SHM प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास। आपको के का वैल्यू दे रखा है, आपको एम का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको दे रखा है 0.02 मीटर, यानी 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने 2 सेंटीमीटर ही इसको पकड़ के खींच के छोड़ा था। तो डिवाइड बाय 100 किया तो आ गया 0.02 मीटर। अब आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है अंडर रूट स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय एम। तो ये मेरे को 1200 दे रखा है, डिवाइड बाई 3 से काटा गया कितना आ गया 400, और 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 20 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपको पता है ओमेगा बाई 2 पाई होता है, तो 20/2 पाई हो गया, और जब आप इसको कट करेंगे 10 आ जाएगा, 10 बाई पाई आ जाएगा, पाई से कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 3.18 हर्ट्ज। ये आ गया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। एक्स यहाँ पर ए है क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हो आप। ओमेगा का वैल्यू कितना आया था 20 आया था, और ए का वैल्यू कितना है 0.02 है, तो ये 400 इंटू 0.02, तो आंसर आ गया कितना 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एक्सेलरेशन। थर्ड आपसे पूछ रहा है वी मैक्स कितना होगा, तो ओमेगा इंटू ए आ जाएगा, एंगुलर स्पीड इंटू एम्पलीट्यूड, तो एंगुलर स्पीड कितना है 20, एम्पलीट्यूड कितना है 0.02, तो वी मैक्स आ गया कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला है इन एक्सरसाइज 13.9, यानी जो 13.9 वाला क्वेश्चन है उससे से ये क्वेश्चन है। देखिए, लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ मास व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में यानी 13.9 क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक मास दिया हुआ था ऐसे, और यहाँ ये एक स्प्रिंग से जुड़ा था इस तरीके से, तो इसी के बारे में बोला है आपसे, है ना। जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच है मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है 0 है, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो लेफ्ट से राइट जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, गिव एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द ऑक्सीलेशन ऑफ मास इफ एट द मोमेंट वी स्टार्ट द stopwatch t is equals to 0, the mass is at the mean position। आपको ना x का वैल्यू पूछ रहा है जब मास मीन पोजीशन पे होगा, अगर टाइम वहाँ पे 0 हो, सेकंड में एट मैक्सिमम स्ट्रेच पॉइंट पर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो जब यहाँ पर मास 0 के पर होगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए जो SHM की इक्वेशन होती है एक्स टी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये होती है। ठीक है, ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पे।
अब आपको इन सभी कंडीशंस के लिए बताना है एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास एट द मीन पोजीशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर मास मीन पोजीशन पर है और टी का वैल्यू आप जीरो ले रहे हैं, तो देखिए इस इक्वेशन में आप जब जीरो रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो आपके पास ए कॉस फाई आ जाएगा खाली, और इसका वैल्यू कितना है, जीरो है। ठीक है, तो एक्स जीरो पर जीरो होगा, और वहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए कॉस फाई, इस वाली इक्वेशन से, तो उसका वैल्यू कितना है, जीरो। ए को जब हम डिवाइड में भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो आ गया मेरे पास। अब कॉस में जीरो वैल्यू किसका होता है, कॉस 90 का होता है, तो यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 90, जहाँ से आपके पास इनिशियल फेस फाई का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2 यानी 90। ठीक है, बस अब वैल्यू रख देंगे फाई की, या ये जो इक्वेशन था ना, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें फाई का वैल्यू रख देंगे, और हमारे पास ए का वैल्यू भी देखो उन्होंने दिया हुआ है, ए का वैल्यू वहाँ पे 0.02 मीटर, ये आपको लास्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक है, और के का वैल्यू भी आपको दे रखा था 1200 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन में 13.9 में दिया हुआ था। तो वहाँ से मैंने क्या करा, एंड ओमेगा का वैल्यू भी थी अपने पास, ओमेगा भी दे रखा था 20 रेडियन पर सेकेंड, तो वहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया। देखिए ए का वैल्यू रख दिया 0.02, और देखिए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये ऐसे लिखा है कॉस 90 प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिखा है। तो आपको ASTC रूल पता होगा बच्चों। ASTC रूल क्या होता है, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट होता है, इसमें सभी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो ASTC रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है वो भी पॉजिटिव होगा, टेन का कोट है तो ये भी, और कॉस का सेक है तो वो भी, है ना। अब यहाँ पे 0 डिग्री और 360 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, और यहाँ पे होता है 274 वाले पे। अब जो 90 और 270 वाली लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इस पे वैल्यूज चेंज होती है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसी से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन 90 प्लस थीटा या 90 प्लस ओमेगा टी है, 90 प्लस है तो मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और देखिए इस वाली लाइन पर मैंने कहा कॉस साइन में बदल जाएगा, तो कॉस की जगह आ जाएगा साइन, और साथ में क्या आएगा, ओमेगा टी। लेकिन अब देखिए आप ना बदल रहे हो कॉस को, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव, साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो कॉस 90 प्लस थीटा आपने डायरेक्ट याद किया होगा माइनस साइन थीटा, तो उसी से हमने देखिए यहाँ पे क्या किया 90 प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे खाली ओमेगा का वैल्यू 20 रख दिया, तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी यानी साइन 20t, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, मास एट मैक्सिमम स्ट्रेच पोजिशन, जबकि टी वहाँ पे 0 लिया आपने। तो मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पर देखिए, मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम। मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पे क्या होगा, जो ये मास है वो अपनी सबसे लास्ट वाली डिस्टेंस पर होगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे ए। ठीक है, और क्योंकि उसने लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव बोला है तो इसलिए प्लस ए होगा, तो इसलिए एक्स जीरो जो हो जाएगा, क्योंकि एक्स टी का वैल्यू जीरो दे रखा है ना हर एक के लिए, तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ए। तो जब आप वो वाली जो इक्वेशन है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स है ना, एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा टी की जगह जीरो रखा तो ये फिर से जीरो हो गया, और कॉस फाइव बचा, तो खाली आपके पास बचेगा ए कॉस फाइव फिर से, और हर एक में यही बच रहा है ए कॉस फाइव, और इसका वैल्यू कितना ए, क्योंकि एक्स का वैल्यू मैंने बताया कितना है ए हो जाएगा ना, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, तो कॉस फाइव का वैल्यू कितना आ गया 1, और 1 वैल्यू कॉस में किसका होता है, कॉस जीरो का होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ऐसे आ जाएगा ना, कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस जीरो, तो फाइव का वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो बस आप इक्वेशन में रख देंगे कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली जो मैंने अभी लिखी यहाँ पे, ये वाली एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फाइव का वैल्यू तो जीरो आ गया, ओमेगा का वैल्यू 20 है, ए का वैल्यू 0.02 है, तो 0.02 कॉस 20t, ये आ जाएगा बी केस। सी केस में देखिए आपको, जब मास कंप्रेस्ड पोजीशन पे है, मतलब लेफ्ट वाली साइड में है वो, ये यहाँ पे कंप्रेस हो गया था स्प्रिंग, यहाँ था पहले एक्स, यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे एक्स कितना होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट उसने पॉजिटिव बोला है, तो राइट टू लेफ्ट कंप्रेस होगा ये, तो यानी यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना होगा माइनस ए होगा, ध्यान रखना। टी उसने जीरो ही बोल रखा है हर एक के लिए। ओके, तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन जो ए कॉस फाइव मैंने आपको बताया बार बार इक्वेशन में यही आ रहा है, ए कॉस फाइव कितना होगा माइनस ए, तो ए से कैंसिल आउट हुआ -1 टाइम्स, अब -1 होता है कॉस 180 का वैल्यू, 180 मतलब पाई,
तो कॉस फाइव इज इक्वल्स टू कॉस 180 आ गया, यानी फाइव का वैल्यू आ गया मेरे पास 180। बस अब आप यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो 0.02 कॉस ओमेगा टी की जगह 20t आ गया प्लस 5। अब देखिए ये ऐसे है कॉस 90 प्लस 20t, यानी सॉरी कॉस 180 प्लस 20t। अब ये 180 प्लस थीटा है। अगर आप देखो ये वाला रूल लगाएं, ASTC वाला रूल, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ 0 था, यहाँ 90 था और यहाँ पे 180 था, ठीक है, और ये 270। तो 180 क्या है, 180 प्लस है, 180 प्लस है, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव है। तो यानी कि देखो, और 180 वाली लाइन पर फंक्शन चेंज नहीं होते, 90 270 वाली लाइन पर फंक्शन चेंज होते हैं, तो कोस का तो कोस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोस पॉजिटिव नहीं है, इस वाले क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, इसलिए माइनस आएगा, -20t। इसलिए यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव, ए का वैल्यू 0.02 और कॉस 20t, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं पूरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, दो सर्कुलर मोशन दी हुई है। द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको दे रखा है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी दे रखा है, द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवोल्यूशन, ये आपको सभी दिया हुआ है। इसमें पहले वाले में देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मोशन की, और दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकालनी है एक्स प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, यानी दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, देखिए इस पहले वाले को हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व। आपको रेडियस दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड। ओमेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, कितना हो जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया मेरे पास पाई रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन की ना एक जनरल इक्वेशन पता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, ठीक है। जब आप कॉस वाली इक्वेशन यूज़ करते हो तो आप पोजीशन यहाँ से शुरू करते हो, तो अब ये पहले ही यहाँ से आगे से शुरू हो रहा है ना। तो यानी यहाँ पे जो इनिशियल फेस हुआ इसका वो हुआ π/2, है ना, और ओमेगा का वैल्यू हो गया पाई और ए का वैल्यू 3, तो 3 कॉस पाई टी प्लस 90 प्लस थीटा। देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा है, माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा की जगह मैंने लिख दिया -3 साइन। अब इसका दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा मेथड देखिए क्या है। मैं सर्कल को बना लेता हूँ, कुछ ऐसे बना लिया मैंने सर्कल, ये ठीक है ना। अब मान लेते हैं, देखिए आपको जब दे रखा है यहाँ पे, इसमें बहुत ध्यान से समझना, ये आपको पोजीशन दे रखी है पहली। सपोज करो किसी टाइम टी में ये पार्टिकल, क्योंकि ये बोल रखा है क्लॉकवाइज घूमेगा, किसी टाइम टी में ये पार्टिकल यहाँ चला जाता है, मान लेते हैं क्यू पॉइंट पर, और ये ओ है। जब मैं क्यू से यहाँ पर प्रोजेक्शन डालूंगा इसके डायगनल पर, तो यहाँ मान लेते हैं एक एन पॉइंट आता है, और ये इसका क्या होगा, SHM वाला मोशन होगा इधर, ये मान लेते हैं -x है यहाँ पे, ओके। और ये एंगल इसने जो रोटेट किया वो हुआ थीटा, और ये वाला जो एंगल बचेगा ये बचेगा कितना, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल ये कैलकुलेट करना चाहते हो x, तो यहाँ पे मैं देखिए ये क्या है, बेस है ना, और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो आप कोस लगाएं इसमें, कोस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है -x डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ये एम्पलीट्यूड जो कि है कितना दे रखा है इसमें, पहले वाले में आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -x/3, 3 जाएगा इधर, और साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा टी होता है, ध्यान रखना, ये आ जाएगा मेरे पास -x, या x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 साइन ओमेगा टी। और देखो ये पहले वाली इक्वेशन ही आ गई यहाँ पे। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के, है ना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। आपको रेडियस दे रखी है सेकंड पार्ट में 2 मीटर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ये वाला सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड, और इसमें जो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन दे रखी है वो दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो चलिए इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ सर्कल को। तो ये मेरे पास सर्कल है पूरा, ठीक है, और इसका रेडियस है मेरे पास यहाँ पे 2 मीटर, ये 2 मीटर है, ओके। अब क्योंकि ये कैसे घूमना है, कैसे बता रखा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे बता रखा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो है ना यहाँ से, अच्छा इसका पोजीशन आपको यहाँ दे रखा है P। सपोज करो टी टाइम में ये P से यहाँ पे आ गया Q पर, क्योंकि इधर ही घूमेगा ना ये, तो इसने कितना एंगल बनाया यहाँ पे, थीटा एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, थीटा।
अब अगर आप फिर से यहाँ पर एक प्रोजेक्शन डालें, यहाँ एन पॉइंट पर मिलेगा, तो ये यहाँ मीन पोजीशन से फिर कितनी दूरी पर है, -x पर है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आप फिर से देखिए, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ, तो फिर से आप लगाओ इसमें cos थीटा, है ना, cos थीटा, इस बार सीधा सीधा थीटा लग जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है, -x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, इसका रेडियस जो कि होगा 2 मीटर, ठीक है। तो 2 इधर जाएगा और cos मैंने बताया अभी क्या होगा, थीटा क्या होता है, ω_t -x, या x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 cos ω_t। तो ये आ गई मेरे पास SHM की इक्वेशन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंसेस सर्किल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको ये जो 4 कंडीशन दे रखी है इसके लिए आपको रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करना है, और आपको बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप ले सकते हो मोशन की, x और सेंटीमीटर में और t सेकंड में। तो चलिए सबसे पहला करते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू -2 sin 3t प्लस π/3। आप ना इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आइए, cos ω_t प्लस फाइव, और इसमें फाई का और ए का वैल्यू कंपेयर करके निकाल दीजिए, तो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम इस इक्वेशन को कॉस में लेके आते हैं। अब इसके लिए ना आपको ASTC रूल पता होना चाहिए। ASTC रूल क्या होता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाएंगे आप, ये 0 360 होता है, यहाँ पे फिर 90 ऐड करते चले जाइए 180, और ये हो जाएगा 270, ठीक है। ASTC रूल इसको बोलते हैं, यानी इसमें जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें ऑल जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री वो पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan और इसमें cos, और इनके रेसिप्रोकल, ठीक है। 90 और 270 वाली लाइन पर साइन जो है ना वो cos में चेंज हो जाता है और cos साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने ऐसा पढ़ा होगा मैथ्स में कि अगर ऐसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो ये cos थीटा होता है, इस तरह वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन 3t प्लस π/3 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू 2 cos लिख सकता हूँ मैं इसको, साथ में मैं लिख सकता हूँ इसको 90 प्लस एंगल, यानी कि ये वाला 3t प्लस π/3, ठीक है, ऐसे। अब देखिए 90 प्लस थीटा का मतलब क्या आएगा यहाँ पे cos में, 90 की वजह से cos का बन जाएगा साइन, और 90 प्लस यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, लेकिन आप बदल किसको रहे हो, cos को, है ना, cos को बदल के ही तो साइन आएगा, तो cos यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और 90 प्लस थीटा क्या बचेगा, थीटा बचेगा खाली, है ना, और थीटा यहाँ पे क्या है 3t प्लस π/3, तो 3t प्लस π/3 हो जाएगा। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 2 cos, अब π/3 और π/2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 3t प्लस, ऐड करेंगे तो देखिए 6 LCM आएगा, 3π इधर हो जाएगा प्लस 2π इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 2 cos 3t प्लस 5π/6, ये आ जाएगा मेरे पास। तब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर और फाई का वैल्यू आ गया आपके पास 5π/6। तो जब आप यहाँ पर ये सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो अब इनिशियल पोजीशन लेने से पहले इसका जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल फेस आपको बनाना पड़ेगा जो कि 5π/6 है। तो 5 इंटू पाई का वैल्यू 180 होता है, डिवाइड बाई 6, 6 3 ज़ा 80, 6 3 ज़ा 18 30, और ये आ जाएगा 150। यानी यहाँ से आप 150 एंगल बनाएंगे कुछ ऐसा, ये एंगल 5π/6, और यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करेगा अपनी रोटेशन, यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन होगा जहाँ पे t इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पहले पार्ट का। नाउ बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, बी में दे रखा है x इज इक्वल टू cos π/6 माइनस टी, cos π/6 माइनस टी, ऐसे आपको दिया हुआ है। अब आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, cos नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, t माइनस π/6, ठीक है। अब cos नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो जाएगा cos t माइनस π/6, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। अब मैं कंपेयर करता हूँ, x इज इक्वल टू a cos ω_t प्लस π/6 से प्लस 5 से। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया मेरे पास 1 सेंटीमीटर, ओमेगा का वैल्यू आ गया 1, देखो t के मल्टीप्लाई में 1 लिखा है, 1 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पहला वाला जो पार्ट था ना, इसमें ओमेगा भी दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है।
तो ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड हो गया और फाई का वैल्यू आ गया -π/6 हो गया। ठीक है, यानी आप यहाँ जब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से इसको शुरू करेंगे तो ये देखिए सर्कल बनाएंगे हम, यहाँ पे ये सर्कल बनाया मैंने, और इसका जो रेडियस है सर्कल का, रेडियस जो है ना वो है 1 सेंटीमीटर, और इनिशियल फेस बनाएंगे तो -π/6 है, यानी आप उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे और एंगल बनाएंगे π/6। ठीक है, π/6 मतलब हो जाएगा 180/6 यानी कि 30 डिग्री, तो ये होगा π/6 इनिशियल फेज। यहाँ पर इसका इनिशियल पोजीशन होगा पार्टिकल का जो कि होगा p t = 0 पे, और यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज तरफ चलना शुरू होगा। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखिए क्या है, सी पार्ट में आपको क्या है, x = 3 sin 2πt + π/4 ये दे रखा है आपको। ठीक है, फिर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आप देखिए इसको ऐसे लिख दें, cos 90 - थीटा, cos 90 π/2 मतलब 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा 2πt + π/4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब 90 माइनस देखिए, अब ये वाला क्वाड्रेंट देखिए, 90 माइनस में तो सभी पॉजिटिव हैं, 90 की वजह से कॉस बन जाएगा साइन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कॉस 90 - थीटा को, तो आएगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए आपके पास फेस आ गया, x = 3 cos π/2 और ये माइनस का क्या हो जाएगा π/4, तो π/4 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2πt ऐसे बचेगा आपके पास। या आप अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2πt प्लस का हो जाएगा माइनस का π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करें तो आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ओमेगा का वैल्यू देखो, ओमेगा जहाँ लिखा होता है वहाँ पे लिखा होता है 2π लिखा है रेडियन पर सेकेंड, और फाई की जगह लिखा है -π/4। तो इसका सर्कल तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे सर, देखो तो सर्कल बनाइए। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और ये पहले से ही कितने फेस पीछे है, ये π/4 पीछे है यानी 45 डिग्री। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को ऊपर लिख देता हूँ, ये π/4 हो गया। अब ये इसका यहाँ पे इनिशियल पोजीशन होगा जहाँ पे t का वैल्यू 0 होगा। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे है ही कितना, 2π रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट बच गया मेरे पास फोर्थ d, जिसमें आपको दिया है x = cos πt, है ना, 2 cos πt, सॉरी 2 cos πt। ठीक है, अब आप तो यहाँ सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos πt + 0। ठीक है, तो आप जब कंपेयर करेंगे x = 2 cos ωt + 5। ठीक है, तो आपके पास देखिए a का वैल्यू यहाँ पे a आएगा, a का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर कंपेयर करने के बाद। ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, सीधा सीधा π रेडियन पर सेकेंड, π रेडियन पर सेकेंड, एंड फाई = 0, है ना। तो अब आप यहाँ पे सर्कल जब इसका बनाएंगे कैसे बनेगा, देखिए सर्कल, ये सर्कल बना दिया हमने। कितनी रेडियस है इस सर्कल की, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इनिशियल फेस 0 यानी यहीं से स्टार्ट करेगा, ये p = 0, यही इसका इनिशियल पोजीशन होगा बच्चों। डायरेक्शन सभी में बनाए, एंटी क्लॉकवाइज उसने बोला था। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू कितना है, π रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा = π रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसे इस सवाल को आप कह सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको 2 अरेंजमेंट दे रखे हैं। इसमें एक मास m एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये एक एंड से बंधा हुआ है। दूसरे अरेंजमेंट में आपको 2 मास दे रखे हैं, उसी स्प्रिंग से दोनों एंड पर जुड़े हुए हैं, और आपसे इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा दोनों केसेस में। सेकंड आपसे पूछ रहा है, इफ़ द मास इन फिगर ए एंड द मास इन फिगर बी आर रिलीज्ड, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पहले स्प्रिंग की बात करूँ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन सपोज करो अगर x होगा, तो वी नो दैट, अगर हम ए केस की बात करें, वी नो दैट f = क्या होता है, kx होता है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो x = f/k आ जाएगा फॉर फर्स्ट फिगर। लेकिन अगर हम दूसरी फिगर की बात करें तो जब आप इसको इधर से और इसको इधर से एक्सटेंड करेंगे तो इसका जो मिडिल पॉइंट है ओ, ये हो जाएगा मीन पोजीशन। यानी ये जो स्प्रिंग है, मान ले ये पूरा स्प्रिंग L लेंथ का है, तो ये इधर वाला हिस्सा L/2 बचेगा, और इधर वाला हिस्सा भी क्या बचेगा, L/2 बचेगा। और इस वाले आधे हिस्से का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो 2k हो जाएगा, क्योंकि
जो k है वो डिपेंड करता है ना लेंथ पे, और इधर वाले हिस्से का भी क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, है ना। तो अब यानी कि यहाँ पर जो बी पार्ट के लिए होगा फॉर फिगर बी, अब मान लेते हैं ये मास इधर गया है x/2 और ये भी इधर गया है x/2, तो यहाँ पर जो x/2 इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा f/2k के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन की जगह हो गया हाफ एक्सटेंशन और फोर्स तो उतना ही लगाया आपने f, और स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह ट्वाइस हो गया यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, देखो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, टोटल एक्सटेंशन x इज इक्वल टू x/2 प्लस x/2, है ना। x/2 का वैल्यू कितना होगा f/2k प्लस f/2k, है ना। 2k आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ऊपर आ गया 2f, तो फाइनल आंसर f/k आ गया, मतलब पहले वाला ही आ गया आंसर यहाँ पे, सेम आ गया, ठीक है। बी पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब आपको देखो टाइम पीरियड का वैल्यू पता होना चाहिए, टी जो होता है ना टाइम पीरियड वो क्या होता है 2π√m/k फॉर दिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो फिगर ए के लिए यही होगा क्योंकि मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेकिन फॉर फिगर 2 जो k है वो क्या हो गया है 2k हो गया है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट ट्वाइस हो गया, तो इसलिए आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√m/2k। दिस इज फॉर फिगर बी। हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको दो अरेंजमेंट दे रखे हैं। इसमें एक मास m एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये एक एंड से बंधा हुआ है। दूसरे अरेंजमेंट में आपको दो मास दे रखे हैं उसी स्प्रिंग से, दोनों एंड पर जुड़े हुए हैं, और आपसे इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा दोनों केसेस में। सेकंड आपसे पूछ रहा है इफ़ द मास इन फिगर ए एंड द मास इन फिगर बी आर रिलीज्ड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पहले स्प्रिंग की बात करूँ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन सपोज करो अगर x होगा, तो वी नो दैट, अगर हम ए केस की बात करें वी नो दैट f इज इक्वल टू क्या होता है kx होता है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू f/k आ जाएगा फॉर फर्स्ट फिगर। लेकिन अगर हम दूसरी फिगर की बात करें तो जब आप इसको इधर से और इसको इधर से एक्सटेंड करेंगे तो इसका जो मिडिल पॉइंट है ओ ये हो जाएगा मीन पोजीशन, यानी ये जो स्प्रिंग है मान ले ये पूरा स्प्रिंग l लेंथ का है, तो ये इधर वाला हिस्सा l/2 बचेगा और इधर वाला हिस्सा भी क्या बचेगा l/2 बचेगा, और इस वाले आधे हिस्से का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो 2k हो जाएगा, क्योंकि जो k है वो डिपेंड करता है ना लेंथ पे, और इधर वाले हिस्से का भी क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, है ना। तो अब यानी कि यहाँ पर जो बी पार्ट के लिए होगा फॉर फिगर बी, अब मान लेते हैं ये मास इधर गया है x/2 और ये भी इधर गया है x/2, तो यहाँ पर जो x/2 इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा f/2k के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन की जगह हो गया हाफ एक्सटेंशन और फोर्स तो उतना ही लगाया आपने f, और स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह ट्वाइस हो गया यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, देखो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, टोटल एक्सटेंशन x इज इक्वल टू x/2 प्लस x/2, है ना। x/2 का वैल्यू कितना होगा f/2k प्लस f/2k, है ना। 2k आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ऊपर आ गया 2f, तो फाइनल आंसर f/k आ गया, मतलब पहले वाला ही आ गया आंसर यहाँ पे, सेम आ गया, ठीक है। बी पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब आपको देखो टाइम पीरियड का वैल्यू पता होना चाहिए, टी जो होता है ना टाइम पीरियड वो क्या होता है 2π√m/k फॉर दिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो फिगर ए के लिए यही होगा क्योंकि मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेकिन फॉर फिगर 2 जो k है वो क्या हो गया है 2k हो गया है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट ट्वाइस हो गया, तो इसलिए आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√m/2k। दिस इज फॉर फिगर बी। हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर हेड दे रखा है जो कि एक लोकोमोटिव का है, और इसमें बोला है कि उसका जो स्ट्रोक है वो एम्पलीट्यूड के 2 गुना है, जो कि 1 मीटर दे रखा है। देखो जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और मान लेते हैं ये पिस्टन है यहाँ पे इस तरीके का, और ये पिस्टन मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं स्ट्रोक करता है ये 1 मीटर, ठीक है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इसका आधा दे रखा है, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट है ना वो यहाँ मान रखा है बीच में। ओके, सो आपको गिवन वैल्यू क्या है, इसमें गिवन वैल्यू क्या है, आपको दिया हुआ है स्ट्रोक दे रखा है कितना 1 मीटर, और एम्पलीट्यूड मान लेता हूँ, एम्पलीट्यूड ए लिखता हूँ मैं, एम्पलीट्यूड इसका आधा है यानी 1/2 हो जाएगा
यानी 0.5 मीटर या 1/2 भी लिख सकते हैं आप। आपको बोल रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है ओमेगा इज इक्वल टू 200 रेडियन पर मिनट। ठीक है, अब इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 200 डिवाइड बाई 60 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा बस 2 10 20 और 2 3 6, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, है ना, ये रेडियन पर सेकेंड में आ गया। अब आपको पूछ रहा है क्या इसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। अब आपसे लीनियर स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो लीनियर स्पीड होता है वो एंगुलर स्पीड इंटू एम्पलीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एंगुलर स्पीड कितनी है 10/3 और ये कितना है 1/2 है। 2 से कट किया 5 टाइम्स कट हो गया, 5/3 आ गया अपने पास। तो 3 1 ज़ा 3, 2 0 बचेंगे, 3 6 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18 यही चलता जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा मेरे पास मैक्सिमम स्पीड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 3.5 सेकेंड। तो आपको देखिए इस सवाल में क्या क्या दे रखा है, गिवन है टाइम पीरियड ऑन अर्थ सरफेस 3.5 सेकेंड। ओके, लेट करते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून पर वो मान लेते हैं जी की है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मान लेते हैं एट अर्थ जो है ना वो जी है। ठीक है, वो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, मान लेते हैं जो सिंपल पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लेते हैं एल है। तो अब हमारे पास देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 L बाई जी। तो अगर आप अर्थ की बात कर रहे हैं तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 L बाई जी ई, है ना। और अर्थ मून के लिए हो जाएगा, मान लेते हैं टी एम में मान लेता हूँ उसको। ठीक है, 2 अंडर रूट एल बाई जी एम। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आप क्या करिए, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दीजिए। तो मेरे पास आ जाएगा टी ई डिवाइड बाई टी एम, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में क्या है 2 अंडर रूट एल बाई जी ई डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एल बाई जी एम। 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 और अंडर रूट एल से अंडर रूट एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट जी एम ऊपर जाएगा। तो टी ई डिवाइड बाई टी एम इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, अंडर रूट जी एम डिवाइड बाय अंडर रूट जी ई। ठीक है, अब इनका वैल्यू है आपके पास, आप अंडर रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा सकते हैं बच्चों, लेकिन आप स्क्वायर रूट में भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे को टी एम चाहिए, तो टी एम मैंने इधर भेज दिया, अंडर रूट जी इधर जाएगा। तो टी ई इंटू अंडर रूट जी ई डिवाइड बाय जी एम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, टी एम। वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू आपको दे रखा है टाइम पीरियड का 3.5 सेकेंड। तो 3.5 इंटू अंडर रूट जी का वैल्यू आपके पास है 9.8 एंड जी एम का वैल्यू है हमारे पास कितना 1.7, यह आ जाएगा टी एम। इसका मैंने यहाँ पे देखिए डेसिमल काट लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 3.5 इंटू अंडर रूट 98/17 इज इक्वल टू टी एम। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 98 और 17, तो 17 5 से क्या होगा 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 1, पॉइंट लगा के आप 0 ले लीजिए, पॉइंट लगाइए, 17 7 से कितना हो जाएगा 119। ठीक है, बस इतना ही कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 3.5 इंटू अंडर रूट 5.7 ओके इज इक्वल टू टी एम। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी आपको। 5.7 किसके बीच में आ रहा है, ये देखो 9 और 4 के बीच में आ रहा है, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है और 3 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है 9 है। अब ये 2 और 3 के बीच, क्योंकि ये 4 से बड़ा है ना, तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। अब 4 से कितना बड़ा है, ये 1.7 बड़ा है, तो यानी 2 के बहुत ही पास आएगा, ये 2.3 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3.5 इंटू 2.3 इज इक्वल टू टी एम। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये लगभग आ जाएगा 8.05 सेकेंड। अब ये 8.08 भी आ सकता है आपका, यानी 8 से रिलेटेड ही आपका मैनुअली कैलकुलेशन करके आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है जिसमें बोला है उसकी लेंथ एल है, मास ऑफ बोब एम है। ये एक कार में सस्पेंड किया गया है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है जिसका रेडियस है आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी, स्मॉल वी से मूव कर रहा है। इफ़ द पेंडुलम मेक्स स्मॉल ऑक्सीलेशंस इन अ रेडियल डायरेक्शन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। आपसे टाइम पीरियड पूछा है। तो देखो मान लेते हैं ये बोब है, अगर हम इसको किसी भी एक फिक्स जगह पर रख देते हैं,
या लगा देते हैं, तो इसके ऊपर जो ये बॉब है इसके ऊपर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg, ठीक है, जो कि वेट ऑफ द बॉब होता है। लेकिन अब क्योंकि एक ऐसी जगह पर सस्पेंडेड है जो सर्कुलर मोशन कर रही है r रेडियस से, ठीक है, तो यानी इसके ऊपर ये भी तो मूव करेगा उसके साथ, कार के साथ, तो इसके ऊपर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा जो कि mv² बाय r होगा। क्या होगा? mv² बाय r, ठीक है, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द कार और m जो है इस मास का इस बॉब का मास है और r रेडियस है इस सर्कुलर की, ठीक है। अब यानी बॉब पर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो क्या लगेगा? इन दोनों का नेट लगेगा जो कि होगा यहाँ से जाएगा ये इनका रिजल्टेंट, ठीक है। सो मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट है हम mg' मान लेते हैं, ठीक है। अब इस mg' का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो याद करो चैप्टर नंबर 2 में आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, जिसमें मान लेते हैं अगर दो फोर्स हैं F1 एंड F2 और इनका रिजल्टेंट निकालना था, मान लेते हैं R, तो उसका फॉर्मूला था R इज इक्वल टू अंडर रूट F1² F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। अब देखिए अगर मैं F1 इसको मानूं और F2 इसको मानूं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। जब आप cos में यहाँ 90 रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0, तो खाली आपके पास ये बचेगा। यानी अब आपके पास जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स ऑन द बॉब, तो वो क्या आएगा बच्चों? मैंने क्या लिखा है इसको? mg' लिखा है इज इक्वल टू अंडर रूट F1² यानी कि mg का स्क्वायर, ठीक है, mg का स्क्वायर प्लस F2² यानी mv² डिवाइड बाय r का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यू। अब मेरे पास देखिए आगे सॉल्व करता हूँ, mg' इज इक्वल टू m² और m², देखो दोनों कॉमन आ सकते हैं, तो m² यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, m² कॉमन आ गया, यहाँ से बचा g² प्लस यहाँ से बचा v का स्क्वायर है यानी v की पावर 4 और r का स्क्वायर। अब आप m² को बाहर ले सकते हैं, तो mg' इज इक्वल टू m आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा इसका, g² प्लस v की पावर 4 डिवाइड बाय r², m से m कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास नया एक्सेलरेशन आ गया इसके ऊपर, g' इज इक्वल टू g² प्लस v की पावर 4 डिवाइड बाय r²। नए एक्सेलरेशन में ये जो फैक्टर है ये वाला, ये अलग है, ठीक है। अब अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता ही है सभी को, 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। अब जी कौन से वाला आएगा? g' आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाय g' का वैल्यू क्या है? g² प्लस v की पावर 4 डिवाइड बाय r², और इसकी पावर कितनी है? 1/2 या अंडर रूट है इसका भी, है ना, इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो ये आ जाएगा आपके पास नया टाइम पीरियड। तो अगर देखिए यहाँ पे v की पावर 4 अपॉन r² ना होता तो यहाँ पे स्क्वायर से ही अंडर रूट हट जाता, तो फॉर्मूला वही आता L/g, यानी कि जो टाइम पीरियड है यहाँ पे, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड ड्यू टू द रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास रहेगा वैल्यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर पीस ऑफ कॉर्क दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी और बेस एरिया A और इसका हाइट दे रखा है h, डेंसिटी आपको दे रखी है रो, और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो रो L दिया हुआ है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अगर इसको थोड़ा सा हम दबा करके छोड़ें, आपसे पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड आपको प्रूफ करना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h रो डिवाइड बाय रो L इंटू जी। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कुछ इस तरह का है। ये मान लेते कोई लिक्विड है जिसका जो डेंसिटी है वो रो L है, इसमें ये फ्लोट कर रहा है आगे की तरफ, और आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा करके छोड़ा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ ऑक्सीलेट करने लगता है। तो ऑक्सीलेशन है तो SHM है, इसका मतलब SHM है तो इसका टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ हम देखते हैं बाय द लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लॉ से जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्ज्ड पार्ट होगा वो टोटल वेट ऑफ द सिलेंडर होगा। ये यहाँ पर जो इमर्ज पार्ट है इसका, जितना वेट यहाँ पे लिक्विड का हटा रहा है वो इक्वल होगा इसके अपने वेट के, तभी तो ये फ्लोट कर पाएगा, ठीक है। अब जो इसने हटाया है यहाँ से लिक्विड, उसका वेट कितना होगा भाई? वेट का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम जाएंगे डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर भेज दूंगा तो रो v और इज इक्वल टू m, दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रो वी जी, ये आएगा फॉर्मूला रो वी जी, ठीक है।
अब जो इतना पार्ट है, इतना ही तो पार्ट ये इमर्ज है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया इंटू एल, ये तो हो गया वॉल्यूम, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, और जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए ए इंटू एल, दिस इज द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और साथ में क्या आएगा जी, और ये क्या है, वेट ऑफ द कॉर्क है, जो कि हो जाएगा एम इंटू जी, है ना। अब जब सिलेंडर को आप थोड़ा सा डाउन पुश करके छोड़ते हैं तो ये एस एच एम एग्जीक्यूट करता है, और जब ये एस एच एम, देखिए जब आप इसको डाउन करोगे ना तो यहाँ से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस लिक्विड के द्वारा लगाया जाएगा ऊपर की तरफ, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। सो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू वॉल्यूम जो यहाँ पर नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा, मान लेते हैं आपने वाई जो डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको, तो इतना ही तो वॉल्यूम बनेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वॉल्यूम ए इंटू वाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, वो ही फॉर्मूला लगा है, रो वी जी, है ना। अब यहाँ पे बस वॉल्यूम कौन से वाला है, जो आपने फिर से डिस्प्लेस किया, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ है और आप उसे दबा नीचे की तरफ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो एक्सेलरेशन है वो एफ बाय एम होता है, क्यों, एफ इज इक्वल टू एम एल्फा होता है ना, बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, एफ बाय एम। अब मैंने एफ का वैल्यू रख दिया यहाँ पे माइनस ए रो एल जी डिवाइड बाय एम, और इंटू में वाई है, ठीक है, और डिवाइड में एम है। अब ये कुछ फॉर्मूला ऐसा बन रहा है जो एस एच एम का फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, या ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। जहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखा है वहाँ पर ये पूरी टर्म लिखी है, यानी ओमेगा स्क्वायर का क्या आ गया वैल्यू, ए रो एल जी डिवाइड बाय एम, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, इधर अंडर रूट लगा देंगे हम, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू रखिए आप यहाँ पे, तो अंडर रूट जो मैंने अभी ओमेगा को कंपेयर करके निकाला, ये एम ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय ए रो एल जी। अब मास निकालना पड़ेगा आपको बस यहाँ पे, तो मास क्या होगा उसका, बॉडी का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर गया तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए है, हाइट उसकी एच है, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम और इंटू जी। तो मैंने रख दिया ए एच, ए से कैंसिल आउट हो गया ए, तो मेरे पास आ गया एच रो डिवाइड बाय रो एल इंटू जी, और ये हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में आपको दिया है वन एंड ऑफ अ यूट्यूब कंटेनिंग मर्करी is connected to a suction pipe and the other end to the atmosphere. A small pressure difference is maintained between the two columns. Show that when the suction pump is removed, the column of mercury in YouTube execute simple harmonic motion. आपको प्रूव करना है कि YouTube में जो मरकरी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो हमें मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी है रो, क्रॉस सेक्शन एरिया YouTube का A है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो G है। अगर एक एंड से यहाँ पर देखिए सक्शन पाइप से अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे मरकरी को ऊपर की तरफ उठाते हो, यहाँ पे वैक्यूम बना करके, तो मान लेते हैं एक एंड से एक्स डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस हो गया वो, तो दूसरे एंड से कितना ऊपर जाएगा, एक्स ही जाएगा, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है सपोज करो वो कितना जा रहा है, 2x जा रहा है। तो इसकी वजह से दोनों एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी हाइट ज़्यादा हो गई है। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो, सो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो जी, एच वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कितना एच टोटल 2x है, ठीक है। सो दिस इज प्रेशर डिफरेंस। अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसको इधर भेजेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द यूट्यूब मैनोमीटर, तो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे रो जी 2x इंटू ए हो जाएगा हमारे पास। दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। दिस रिस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू रिस्टोर द मरकरी टू इक्विलिब्रियम। सो एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस टू रो जी ए इंटू एक्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। अब मास कितना होगा जो कि ऑक्सीलेटिंग मर्क्यूरी का है, मान लेते हैं लेट स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम है, जो कि इन्वॉल्व्ड है इन मोशन, जो कि एसएचएम में इन्वॉल्व है। तो मास क्या हो जाएगा उसका, मास कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर भेज देंगे। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब क्या है ए,
और कितनी लेंथ आपने ली है L, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ द मरकरी। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ जो m होता है, जो f होता है m इंटू ए होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt² लिख सकते हैं। m का वैल्यू रख दीजिए, f का वैल्यू रख दीजिए। f का वैल्यू कितना निकाला आपने 2 रो जी ए एक्स, और ये क्या है रो ए एल, और क्या हो जाएगा d2x डिवाइड बाई dt², या फिर d2x डिवाइड बाई dt² इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड में भेज देते हैं। देखिए ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रो से रो कैंसिल आउट हो गया, -2g डिवाइड बाय एल इंटू एक्स आ गया, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर एसएचएम वाली इक्वेशन से, तो क्या थी इक्वेशन d2x अपॉन dt² इज इक्वल टू -ओमेगा² x, यानी ओमेगा² का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2g बाय एल आ जाएगा, यानी ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा √2gl। इसका मतलब जो मरकरी है वो क्या करता है, ऑक्सीलेशन करता है, तभी तो हम इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल पाए और इसको कंपेयर कर पाए इससे। देखिए इक्वेशन भी बन जाएगी यहाँ से d2x अपॉन dt² प्लस 2gl डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 0, और ऐसे ही तो होती है इक्वेशन d2x डिवाइड बाई dt² प्लस ओमेगा² x इज इक्वल टू 0।